हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम पॉलिटी के वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी के वीडियोस काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, बहुत डिमांड थी कि पॉलिटी वापस शुरू की जाए। हालांकि देखो, हमने बहुत पहले ये शुरू किया था और अभी तक पूरा नहीं हुआ। कोशिश करूँगा कि जल्दी पूरा हो जाए। बहुत सारी रुकावटें आई थी, बहुत सारी बाधाएं थी, इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से पूरा करें। देखो, लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जो भी प्रावधान थे उसके बारे में बात की है। आज एक तरह से जो हमारा भाग 6 चल रहा है, हम पॉलिटी में भाग 6 पढ़ रहे हैं और भाग 6 में एक तरह से हम एक लास्ट टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम पढ़ते हैं विधानसभा की शक्तियाँ। यहाँ पर अब मैं पूरा डिटेल्स में एक एक लाइन नहीं लिख रहा हूँ, मैंने केवल कीवर्ड्स लिखे हैं। एग्जाम में भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये सारे कीवर्ड्स हैं, तो वो सारे कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आपको नोट्स बनाने ही चाहिए। यूट्यूब पर जो ये वीडियो चल रहा है उसकी वैल्यू ही तभी है जब आप उसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए पढ़े, तब तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बाकी अगर आपने इसको फास्ट तरीके से देख लिया अभी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन बाद में वो आपके काम का नहीं रहेगा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह है जिसमें आप जो चाहे पूरी दुनिया की सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इतना अवसर आपको यहाँ पर मिलता है। पिछले 2 सालों में आपने यूट्यूब से कितना कुछ सीखा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जितना आप सीख सकते थे उसका केवल आपको 10 से 20% लाभ मिला होगा। 100% आपने पूरा लाभ नहीं ले पाए होंगे। क्या करना है, और अपने इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप वीडियो को आराम से देखें। एक वीडियो ही देख रहे हैं भले ही, लेकिन उसको जब भी आप देख रहे हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाइए। मैंने भी अब ये करना शुरू किया। मैं भी जब यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ तो 2 की स्पीड से चला कर देखता हूँ, फास्ट देखता हूँ, लेकिन जब मैंने ये शुरू किया कि भले ही मैं कम वीडियो देखूँ, एक ही वीडियो देखूँ, लेकिन उसको अच्छे से देखूँगा, उसके नोट्स बनाऊँगा, तब उसकी जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो इसकी पूरी वैल्यू लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि अच्छे से पढ़िए उसको और उसके नोट्स बनाते रहिए। टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा, लेकिन एक बार जो पढ़ लिया ना उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ये जो थोड़ी सी 2 मिनट की मेरी बातचीत रही है, ये 2 मिनट की बातचीत आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकती है, इसलिए मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए। तो शुरू करते हैं विधानसभा की शक्तियों के बारे में। देखो, पहले मैंने एक डायग्राम के तौर पे, एक फ्लो चार्ट के तौर पे मैंने सारी शक्तियाँ एक साथ लिख दी हैं। तो अगर आपको एक साथ पता चलनी चाहिए कि विधानसभा की शक्तियों की अगर बात हो रही है, मेंस एग्जाम में तो अगर आपको ऐसा सीधा, कई बार सीधे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको इस तरह का एक्सप्लेन किया जाता है कि विधानसभा की शक्तियों का उल्लेख कीजिए, तो आप सीधा लिख सकते हैं और इस तरह का फ्लो चार्ट बनाकर आप बता सकते हैं विधायी शक्तियाँ, उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, निर्वाचन शक्तियाँ, संविधान संशोधन के और अन्य जो भी शक्तियाँ होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह की शक्तियों के बारे में हमने राज्यपाल में भी पढ़ा था। अब यहाँ देखते हैं इसके बारे में क्या बात हो रही है। सबसे पहले आती है विधायी शक्तियाँ, बहुत महत्वपूर्ण। विधायी, विधायी का मतलब क्या है? विधायी का मतलब जो भी कानून, विधान का मतलब होता है कानून, कानून निर्माण से जुड़ी हुई जो भी शक्तियाँ उसको हम कहते हैं विधायी शक्तियाँ। तो इसमें एक ही चीज़ हम कह सकते हैं, विधानसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कानून का निर्माण करना। राज्य के अंदर जो भी कानून बनेंगे वो विधानसभा ही बनाती हैं। यहाँ पर वास्तव में मैंने विधानमंडल नहीं लिखा क्योंकि मैं अधिकांश बातें विधानसभा की ही करूँगा। तो विधानसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कानून का निर्माण करना। राज्य में कानून निर्माण में विधानमंडल की भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी संसद की होती है। अब बात आती है कि कानून जो निर्माण होता है वो किस पर कानून निर्माण कर सकता है, राज्य का विधानसभा, राज्य का विधानमंडल या राज्य की विधानसभा। तो राज्य सूची के जो भी विषय हैं उस पर वो कानून बना सकती है। हमें पता है संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ध्यान रखना, इनमें जो विषय हैं शायद मैंने जो पहले बताए वो अलग होंगे, मैं अब अलग बता रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी ऐसा विषय जो चेंज होता रहता है, अपडेट होते रहते हैं। तो शायद ये क्योंकि जीएसटी आने के बाद इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। 2-2 सूची, जैसे पहले मैंने आपको बताया था 100, 61 और 52, ऐसे ध्यान में रखना है। 100 विषय केंद्र में, 61 विषय राज्य में, समवर्ती सूची में 52 विषय, लेकिन अब इसको थोड़ा चेंज करना है। 2-2 विषय आप कम कर देंगे केंद्र में और संघ में। केंद्र में अब 100 नहीं है, 98। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है एग्जाम की तौर पर, क्योंकि अब सूचियों में संख्या वर्तमान की बात करें तो 98 सूची आपको लिखनी है संघ सूची में। पहले यहाँ पर 61 थी, अब 59 हो जाएगी। पहले यहाँ पर 52 थी, अब भी 52 रहेगी। ये एक फैक्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको वापस क्लेरिफाई कर रहा हूँ। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार राज्य विधानसभा का होता है। दूसरा, एक हमने बात की समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर कानून का निर्माण
केंद्र भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टार लगाया। स्टार का मतलब है अगर किसी कानून पर केंद्र भी, किसी विषय पर केंद्र भी कानून बना देता है और राज्य भी कानून बना देता है, तो वहां पर विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, न कि राज्य का। ये समवर्ती सूची के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ अपवाद लिखे हैं, और ये अपवाद में जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्री एग्जाम में भी सवाल बनता है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री एग्जाम या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वहाँ पर इसका सवाल बन सकता है। मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 5 नंबर का सवाल बन सकता है, ठीक है। ऐसे अनुच्छेदों का आप वर्णन कीजिए जहाँ पर राज्य सूची कानून बनाने पर उस पर निर्बंधन लग जाता है। यह एक तरह से जहाँ राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है वहां पर कुछ निर्बंधन भी है। राज्य सूची के कानून बनाने पर कुछ निर्बंधन भी है, वो ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो देखो वो आर्टिकल्स कौन से हैं, मैंने अपवाद के तौर पर लिखा है कि इन पर वो कानून नहीं बना सकती। इस अनुच्छेद में कुछ ऐसा लिखा है। अनुच्छेद 249, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अनुच्छेद 249 बहुत बार पूछा जाता है, और मैंने अनुच्छेद 249 जब हम राज्य सूची की बात कर रहे थे तब पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में। क्या है अनुच्छेद 249 में? देखो अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को ये विशेष अधिकार है। राज्यसभा का मतलब केंद्र, संसद का सदन है राज्यसभा। राज्यसभा को ये विशेष अधिकार है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के बाद उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का नहीं रह जाता है, उस पर संसद कानून बना सकती है। वापस मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, अनुच्छेद 249 बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। कैसे करेगी? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके ही ऐसा कर सकती है। ये राज्यसभा का विशेष अधिकार भी आता है। पहली बात, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। ऐसा राज्यसभा केवल 1 साल के लिए कर सकती है। ऐसा नहीं कि किसी भी राज्य सूची के विषय को परमानेंट वो संघ सूची में डाल देगी, ऐसा नहीं है। ऐसा वो विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष के लिए ऐसा कर सकती है कि राज्य सूची के विषय को वो संघ की सूची में डाल दे और उसके बाद कानून बनाए, उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी। अगर 1 साल बाद भी जरूरत पड़े तो उसे वापस से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके ऐसा करना पड़ेगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा वो कब तक कर सकती है? कोई निश्चित सीमा है? 2 साल है, 3 साल है या 5 साल है? तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके हर साल बढ़ाते बढ़ाते अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। तो ये आर्टिकल को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आर्टिकल 249। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 और अनुच्छेद 254 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में लिखा हुआ। देखो पहले बात करते हैं, मान लीजिए अनुच्छेद 253 में यहाँ लिखा है कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते से संबंधित कोई ऐसा विषय। अंतर्राष्ट्रीय बात करें, भारत की विदेश नीति यहाँ से जुड़ी है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता केंद्र की सरकार करती है और उसमें राज्य सूची से संबंधित कोई विषय अड़ रहा है, तो यहाँ पर संघ के पास, केंद्र के पास अधिकार है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए वो किसी राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। या फिर इसका मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि राज्य कोई ऐसा कानून बना रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता का उल्लंघन हो, तो उस कंडीशन में ऐसा कानून बनाने के लिए पहले उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी वो ऐसा कानून बना सकता है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता। अनुच्छेद 253 और 254 ये ऐसे आर्टिकल है जिसमें कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। राज्यपाल के देखो प्रक्रिया क्या है, विधानसभा में पारित होगा, विधानसभा में पारित होने के बाद अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी पारित होना पड़ेगा, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। अगर आर्टिकल 253 और 254 से जुड़ी कोई बात है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देगा। अनुच्छेद 200 में ऐसा प्रावधान है। तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ क्या क्या है, अनुच्छेद 253 में है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते से जुड़े कोई कानून है तो अनुच्छेद 253 में लिखा है राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। अनुच्छेद 254 में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यदि राज्य समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना रहा है और संसद ने भी इस पर ऑलरेडी कानून बना रखा है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी है तो यहाँ पर कानून मान्य नहीं होगा। देखो यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर एक कानून आया था मोटर वाहन अधिनियम, जिसमें आपको पता होगा बहुत सारे जुर्माने बढ़ा दिए गए। तो मोटर वाहन अधिनियम आया था, वो एक समवर्ती सूची का विषय था, केंद्र ने बनाया था,
लेकिन राज्य को उसमें छूट दी गई है कि आप चाहे तो जुर्माने की राशि को कम कर सकते हैं या बिल्कुल हटा भी सकते हैं, लेकिन राज्य को इस प्रकार का कानून अपनी विधानसभा में पारित करवाना पड़ेगा। पारित कराने के बाद राष्ट्रपति की सहमति भी लेनी पड़ेगी, तभी पारित हो सकता है, बाकी ये पारित नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 304। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे अभी कि अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254 ये संविधान के किस भाग से संबंधित हैं। हर आर्टिकल किसी न किसी भाग में आता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए किस भाग में है, ये आपके लिए सवाल है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 304। अनुच्छेद 304 में क्या है? अनुच्छेद 304 में भी यही है कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता है, अंतर्राज्यीय व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता है, तो व्यापार, वाणिज्य, समागम जो भी है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य जो भी हो रहा है, इससे संबंधित उसको रोकने में, उसमें राज्य रोक नहीं सकता है, या इस तरह का कोई कानून बना रहा है तो यहाँ पर उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी पहले, तभी ऐसा हो पाएगा। ऐसा ही अभी हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय संधि और कानून से। पहली बात, अगर कोई ऐसा कानून बना रही जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कानून राज्य बना ही नहीं सकता है, राष्ट्रपति की सहमति उस पर मिलेगी नहीं, उसकी सहमति की जरूरत भी नहीं होती, वैसा कानून बना ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित कोई बात है, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना जरूरी है, अगर स्वीकृति नहीं मिल पाई तो ये कानून नहीं बन पाएगा। और अनुच्छेद 356 तो बहुत ही पॉपुलर है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अनुच्छेद 352, 356, 360 आपको याद आ गया होगा। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है और ये सारी की जो विधानसभा की पावर है वो संसद के पास चली जाती है। उसके बाद विधानसभा यहाँ पर कानून नहीं बना सकती है। तो ये मैंने अपवाद की बात करी है, तो ऐसे प्रावधान बताइए जहाँ पर राज्य की विधानसभा पर कानून बनाने पर निर्बंधन लगे हुए हैं। अनुच्छेद 249, 253, अनुच्छेद 253, 254, 304 और 356। क्लियर हो गया? ये है उसकी विधायी शक्तियाँ। अब बात करते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ। सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बात करते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव यानी मंत्री परिषद यानी सरकार। तो हम जानते हैं मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। हमने संसद के समय भी पढ़ा था। देखो, जब हमने संसद पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ाया था, मैंने वहाँ पर शॉर्ट में बताया था एक तरह से, तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे वापस। तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, संसद के टॉपिक में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में करवा दूंगा। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री परिषद राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब यहाँ से सवाल कैसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट सही है कथन या गलत है? तो वहाँ पर सवाल ऐसा आता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखना, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, केवल लोकसभा के। राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस उत्तरदायी का मतलब उनको वहाँ पर विधानसभा में जवाब देना होता है। इसके अलावा उत्तरदायी का मतलब यह है कि अगर विधानसभा चाहे तो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकती है, सरकार को हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव यानी मंत्री परिषद का अब विश्वास नहीं रहा। ये तब होता है जब सरकार का जो सत्ता दल है उसका अगर बहुमत नहीं रहा हो तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके विधानसभा सरकार को बर्खास्त कर सकती है। इसके अलावा वो सरकार पर नियंत्रण भी रखती है। ये उसकी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर्स है। कैसे नियंत्रण रखती है? आपको पता है, विधानसभा में वो सवाल पूछती है, जिसके जो सदस्य है सरकार से सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछने का मतलब ये कि उन पर नियंत्रण रखना, तो प्रश्न पूछकर नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने बात की थी, वहाँ पर भी तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न के बारे में बात की थी। इसी प्रकार बहुत सारे प्रस्ताव भी होते हैं। कार्यपालिका शक्तियां में हम ये पढ़ रहे हैं। देखो, ऐसे प्रस्ताव हमने संसद में भी पढ़ा था, हालांकि हमने इसकी डिटेल में बात नहीं करी थी, संसद के टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। वही प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव लाकर यहाँ पर जो विधानसभा है वो इन पर नियंत्रण रख सकती। अब बात करते हैं विधानसभा की वित्तीय शक्तियों के बारे में। देखो, वित्तीय शक्तियों के बारे में हम जानते हैं कि जो धन विधेयक होता है, जैसे संसद में हमने पढ़ा था वहाँ पर भी धन विधेयक होता है, यहाँ पर भी धन विधेयक है। धन विधेयक के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। संसद का टॉपिक में मैं अलग से वापस संसद, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए संसद को हम वापस डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी बहुत सारी समस्या रहती है और बहुत सारे सवाल भी आए कि आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं। मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। 395 आर्टिकल्स हमें याद नहीं करने हैं। हमें जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है जो लगातार एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, बार बार पूछ जाते हैं, उनके बारे में एक अलग से वीडियो बना लूँगा, तो केवल आपको वो आर्टिकल अच्छे से याद करने हैं। अब बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। तो वो जिस प्रकार से केंद्र में होता है ऐसे ही
राज्य में भी होता है। धन विधेयक पर संपूर्ण जो अधिकार होता है वो विधानसभा का होता है, विधानसभा के पास ये पावर होती है। धन विधेयक पहले केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, सारी पावर भी विधानसभा की होती है। विधान परिषद इसे ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन बाद ये स्वतः ही पारित माना जाता है। अगर विधान परिषद उसमें कोई संशोधन का करना चाहे तो केवल सुझाव दे सकती है, संशोधन करने की शक्ति विधान परिषद में नहीं होती है, और संशोधन को माने या न माने विधानसभा पर निर्भर करता है। ऐसा ही बजट, क्योंकि तो बजट भी एक प्रकार का धन विधेयक ही है, तो बजट भी विधानसभा में ही पेश किया जाता है राज्यपाल की पूर्व अनुमति के साथ। तो ये सारी की सारी शक्तियाँ बजट पर, धन विधेयक पर विधानसभा की होती है, इसकी होगी वित्तीय शक्तियाँ। अब बात करते हैं निर्वाचन शक्तियाँ। निर्वाचन का मतलब चुनाव। क्या विधानसभा किसी का चुनाव भी करती है क्या? देखते हैं। राष्ट्रपति, मैंने लिखा है राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति का चुनाव विधानसभा करती है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति के टॉपिक में मैंने निर्वाचक मंडल पढ़ा था। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको विधानसभा ही वी से लिख देता हूँ, इसको वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इंग्लिश में। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इनके चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखना, विधानसभा के अगर कोई मनोनीत सदस्य है वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य है वो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये हो गया उसका निर्वाचन, उसकी शक्तियाँ, ये विधानसभा को पावर दे रखा है। ऐसे ही विधान परिषद अगर कहीं पर है तो विधान परिषद के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, टोटल सदस्यों का 1/3, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन ये विधानसभा ही करती है। वापस रिपीट करता हूँ, जहाँ पर भी विधान परिषद हैं उन विधान परिषद के सदस्यों में से टोटल जितने भी सदस्य उसका 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। इसके अलावा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका चुनाव भी विधानसभा करती है। तो ये होगी उसकी निर्वाचन शक्तियाँ। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की शक्तियाँ। मुझे बताइए कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में, क्या राज्य के पास भी पावर है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है? क्या राज्य संविधान संशोधन करने की पावर रखती है क्या? तो इसका जवाब होगा पहले तो नहीं। क्या वो संविधान संशोधन के पहल कर सकती है? तो भी नहीं। लेकिन देखो, संविधान संशोधन करने की पहल करने की शक्ति उसके पास नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 368(2) में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं, पहल संसद ही करेगी, राज्य कभी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधित होने के लिए संसद के 2/3 बहुमत तो चाहिए, कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। भारत में अगर 28 राज्य हैं तो मानकर चलिए कम से कम 14+1 राज्यों की सहमति वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम आधे राज्यों की सहमति, अनुच्छेद 368(2) में ऐसे कुछ प्रावधान लिख रखे हैं, है ना। जब हम संविधान संशोधन की बात करें तो डिटेल में इस बारे में बात कर लेंगे। ऐसे प्रावधान कौन कौन से हैं? देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई अगर परिवर्तन करना हो तो आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में और निर्वाचन प्रक्रिया दोनों में चेंज करना हो तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन करना हो, केंद्र की शक्तियों में, राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन करना हो, यानी कि हमें यहाँ पर अनुसूची 7 की बात हो रही है, अनुसूची 7 में अगर कोई चेंजेस करना हो तो भी ऐसा करना पड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 368 में भी बदलाव करना है तो भी इस तरह का संविधान संशोधन के लिए आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया संविधान संशोधन की उसकी शक्तियाँ। अब लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, अन्य में मैंने बाकी जो कुछ बचा है वो, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है। अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी विधानसभा करती है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को हटाना है तो भी यही करेगी। ये पूर्ण बहुमत से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, ये हम जानते हैं। इसके अलावा विधान परिषद की स्थापना करनी हो या समाप्ति करनी हो, ध्यान देना, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति इन दोनों का अधिकार संसद के पास है, न कि विधानसभा के पास। लेकिन ऐसा प्रस्ताव विधानसभा भेज सकती है, विधानसभा उसे गठन करने के लिए और उसके समाप्ति के लिए ऐसा प्रस्ताव भेज सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। 169 में ऐसा प्रावधान है, ठीक है। 169 में विधान परिषद के बारे में प्रावधान, उसका सृजन कैसे हो सकता है, उसकी समाप्ति कैसे हो सकती है। इसके अलावा सदस्यों के विशेष अधिकार, कोई भी विधानसभा सदस्य, उनके कुछ विशेष अधिकार है, उन विशेष अधिकारों को अगर कोई हनन करता है, कोई भी व्यक्ति उनका हनन करता है तो विधानसभा के पास अधिकार है कि उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। विधानसभा सदस्यों के पास बहुत सारे इस तरह के अधिकार होते हैं।
इसके अलावा विधानसभा के पास ये भी अधिकार होता है, सिर्फ बाहरी व्यक्तियों को नहीं, अपने जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनको भी वो निलंबित कर सकती है, उनको भी किसी प्रकार का दंड दे सकती है, ये भी इनके पास अधिकार होता है। इसके अलावा कोई कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि स्थापित करनी हो, अनुच्छेद 167 क्लोज 2 में ऐसा लिखा हुआ है। कोई भी आकस्मिक निधि का मतलब है कुछ भी अचानक जरूरत पड़ने पर वहाँ से पैसा लिया जा सकता है, उसको कहते हैं आकस्मिक निधि। उसकी स्थापना करने का अधिकार भी विधानसभा के पास होता है। ये उसकी होगी अन्य शक्तियाँ। तो आज के टॉपिक में हमने विधानसभा की शक्तियों को क्लियर किया था। ये एक हमने फ्लो चार्ट बनाया जिसमें आपने सारी 6 प्रकार की शक्तियाँ लिख दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल प्री एग्जाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, ये मेंस एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आजकल ऐसे आर्टिकल्स आरएस मेंस में भी पूछा जा रहा है कि बीच में से आर्टिकल निकाल के पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो ये आज का टॉपिक था। आपको क्या करना है, देखो जो भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, आपको मैं जो बना रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनाता है उनका मोटिवेशन ये होता है कि वीडियो पर व्यूज़ कितने आते हैं। मेरा भी मोटिवेशन वही है। अगर आप देखिए कोई बहुत मेहनत करके वीडियो बनाए लेकिन व्यूज़ नहीं आता है तो उस पर मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। यही पिछले वीडियो में देख रहा हूँ कि हाँ व्यूज़ ज़्यादा नहीं है तो मोटिवेशन लेवल भी ऑटोमेटिक कम हो जाता है। किसी वीडियोज़ पर ऐसा होता है कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मजबूर होकर और भी आगे वीडियो लाना ही पड़ेगा। तो ये मोटिवेशन अब आपका काम है कि मेरा ये मोटिवेशन बरकरार रहे सभी के साथ। जो भी आपने वीडियो को पूरा देखा है आप सभी के साथ हर रोज़ हर बार शेयर करेंगे, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन और मेरा उत्साह बढ़ाता है। वीडियो को लाइक भी करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद हमें शायद इसके साथ ही हम उच्च न्यायालय भी पढ़ लेंगे, तो उच्च न्यायालय का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।